वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। आज लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस के अंदर जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं उसका टाइटल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को हम यहाँ पढ़ेंगे। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में तो आया था, लेकिन इसका जो एप्लीकेबल हुआ था, एप्लीकेशन जो हुआ था वो कब से हुआ था? 24 दिसंबर 1986 से ये अप्लाई हुआ था। और जब भी किसी एक्ट को हम पढ़ते हैं तो वो एक्ट किसी ऑब्जेक्टिव को लेके आता है। तो यहाँ पे जो एक्ट के जो मेन दो ऑब्जेक्टिव थे उनको यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर इन इंडिया, कि जो कंज्यूमर हैं उनके इंटरेस्ट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा टू एस्टेब्लिश कंज्यूमर रिड्रेसल मशीनरी, कंज्यूमर रिड्रेसल मशीनरी भी हम पढ़ेंगे आगे। और वहाँ पे हम ये देखेंगे कि कंज्यूमर फोरम जो होती हैं वो स्पीडली क्या करें, रिड्रेसल करें, किसका ग्रेवियंस ऑफ जो कंज्यूमर की ग्रेवियंस है उनको क्या करें, स्पीडली क्या करें, रिड्रेसल करें। तो यहाँ पे हम ये देखें कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो ओरिएंटेड है किसके ऊपर, कंज्यूमर की प्रॉब्लम से रिलेटेड है। कंज्यूमर को जो भी प्रॉब्लम आ रही है, कंज्यूमर के जो भी डिस्प्यूट आते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्प्यूट अमंग द कंज्यूमर और सेलर जो हैं उनको क्या करना, रिड्रेस करना। और यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ हमें और समझ लेनी चाहिए कि यदि आप ये जो कंज्यूमर और सेलर के बीच के डिस्प्यूट हैं, यदि ये नॉर्मली सिविल कोर्ट के अंदर जाएँ तो अब आप ये देखें कि इनको पूरा करने में, इनको सोल्व करने में कितना टाइम कंज्यूम हो। तो इसलिए एक सेपरेटली एक्ट बनाया गया जिसका टाइटल क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था। इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का एस्टेब्लिशमेंट जब किया था तो उसके अंदर कौन कौन से अदर जो एक्ट के प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल होंगे, इस एक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे उनको हम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे देखें, फॉर दिस पर्पज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनेक्टेड इन 1986 in the month of December 24 to look after the various right of duties of consumer। तो कंज्यूमर के राइट्स ड्यूटीज़ को ध्यान रखना है। जब राइट्स की बात आती है तो एक हमें खुशी सी होती है कि कंज्यूमर को कुछ राइट्स हैं, उन राइट्स को भी हम यहाँ पे समझेंगे कि कंज्यूमर को क्या क्या राइट्स हैं। पहले हम इस एक्ट के जो एम्स हैं, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हमने समझा है, कंज्यूमर रिड्रेसल सेंटर जो हमने पढ़े, चाहे वो आपके स्टेट लेवल पर हैं, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल पर है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, तो उनके हम देखते हैं कि क्या एम्स हैं। तो एम क्या है, एम टू एस्टेब्लिश द नेशनल कंज्यूमर कमीशन, है ना, नेशनल कंज्यूमर कमीशन को एस्टेब्लिश करना, इसको NCC हम बोलते हैं, नेशनल कंज्यूमर कमीशन। एंड रिप्लेस इन ए न्यू एंड सिंप्लीफाइड मैनर। न्यू एंड सिंप्लीफाइड मैनर में हमने क्या किया, देखो 5 एक्ट जो थे जिसके अंदर कंज्यूमर का जो कंज्यूमर अफेयर एंड अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस एक्ट 1988 था, है ना, ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1976 था, सेल एंड सर्विस मैटर्स 1964 था, प्राइस कंट्रोल एक्ट 1964 था, मर्केंडाइज मार्क्स एक्ट 1941 था। तो इन सभी एक्ट, इन 5 एक्ट्स की जो चीज़ें थी, प्रोविज़न जो थे, उनको इस एक्ट के अंदर लाया गया। और इसका पर्पज़ क्या था, टू प्रमोट फेयर एंड एक्सेसिबल सर्टेन मार्केट प्लेस फॉर द कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कि कंज्यूमर की जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उसके लिए एक फेयर और आपका एक्सेसिबल, जिस पर इजीली कंज्यूमर विश्वास कर सकें, ठीक है ना, लंबे टाइम तक उस मार्केट के साथ जुड़े रहें, तो ऐसे मार्केट को क्या करना, डेवलप करना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड टू एंश्योर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसके अलावा क्या करना कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो भी हमें रिक्वायर है, नेशनल नॉर्म्स जो रिक्वायर है, हमें जो स्टैंडर्ड जो रिक्वायर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, उनको क्या करना, एंश्योर करना। जब हम पढ़ेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट तो हम वहाँ पे देखेंगे कि जो एक्ट है इसका एप्लीकेशन यही है कि कंज्यूमर के राइट्स को, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और कंज्यूमर की जो भी डिस्प्यूट प्रॉब्लम है उनको क्या करना, सोल्व करना। मेक प्रोविज़न फॉर इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, कंज्यूमर को जो इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के ऊपर चाहिए वहाँ पे हम कंज्यूमर के एक्ट के राइट्स जब हम देखेंगे, कंज्यूमर एक्ट के अंदर कंज्यूमर के राइट्स जब हम देखेंगे वहाँ पे हम देखेंगे टू प्रोहिबिट सर्टेन अनफेयर मार्केटिंग, अनफेयर मार्केटिंग को रोकना, बिजनेस प्रैक्टिसेस को रोकना, अनफेयर हैं जो, प्रमोट ए कंसिस्टेंट एंड लेजिस्लेटिव एनफोर्समेंट फ्रेमवर्क। जैसे कि आपको पता है कि कंज्यूमर जो है कंसिस्टेंसी चाहता है, वो कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि जैसी सर्विसेज
उसको पहले मिल रही थी प्रोडक्ट से रिलेटेड, वैसी सर्विसेज उसको आगे भी मिलती रहें, तो वो चीज़ें वो इंश्योर करना चाहता है। तो इस एक्ट के अंदर यही जो रखा गया है, इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी जो रखी गई है वो ये रखी गई है। चैप्टर 3 के अंदर बता रखा है कि चैप्टर 3 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिड्रेसल एजेंसी। अब ये जो रिड्रेसल एजेंसीज जो होती हैं ये कौन कौन सी होती हैं, जिनको हम कंज्यूमर फोरम बोलते हैं, ये कौन कौन सी हैं, ये किस तरीके से वर्क करती हैं, इनको वन बाय वन हम यहाँ पे समझेंगे कि ये एजेंसी कैसे वर्क कर रही हैं और ये एजेंसी कौन कौन सी होती हैं। तो आगे आने वाले पैराग्राफ में हम इन एजेंसीज के बारे में वन बाय वन समझेंगे कि ये एजेंसी कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जो हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि रिड्रेसल मशीनरी, जिसको हम कंज्यूमर फोरम भी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आप देखें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी या मशीनरी या फोरम, ये तीनों बातें एक हैं। जैसे हम देखें डिस्ट्रिक्ट फोरम की यदि हम बात करें तो ए डिस्ट्रिक्ट फोरम की हम बात करें एस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट बाय इट्स नोटिफिकेशन, कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट फोरम है उसको कौन एस्टेब्लिश करता है, बोलो, उसको जो स्टेट है वो क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है एस्टेब्लिश करता है। फिर नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन जो है वो भी स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करता है, ठीक है ना। नेशनल कमीशन जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसको एस्टेब्लिश करता है। तो यहाँ पे हम कंज्यूमर फोरम को यदि हम देखें तो हमने यहाँ सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट 3 पार्ट में डिवाइड किया है। और उससे पहले हमने क्या लिखा है, बेसिस। जैसे हम देखें चेयरमैन की हम बात करें तो जैसे हम सेंट्रल की बात करेंगे तो सेंट्रल के अंदर हम चेयरमैन को समझेंगे, मीटिंग्स को हम समझेंगे, हम मेंबर्स की बात करेंगे, फिर हम स्टेट को समझेंगे, स्टेट के अंदर भी हम समझेंगे मिनिस्टर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कौन है, फिर हम ये देखेंगे मीटिंग्स कितनी होती हैं, मेंबर्स कौन होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हम समझेंगे। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल की। सेंट्रल कंज्यूमर फोरम हम इसे बोलेंगे, ठीक है ना। और सेंट्रल कंज्यूमर फोरम के अंदर चेयरमैन कौन होगा, मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पर्सन है वो क्या होगा, आपका चेयरमैन होगा। और इसकी मीटिंग क्या होगी, साल में एक बार होगी, एटलीस्ट वंस इन ए ईयर होगी। और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर की बात करें तो इसके अंदर कितने मेंबर होंगे, बोलो 150 मेंबर होंगे सेंट्रल के अंदर। सेंट्रल कंज्यूमर कमीशन के अंदर 150 मेंबर होंगे। फिर हम बात करेंगे स्टेट की जब हम बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो रहेगी वहाँ से इसका चेयरमैन होगा। और इसकी जो मीटिंग होगी वो ट्वाइस इन ए ईयर, पहले हम देखें वंस इन ए ईयर होती थी जब हम सेंट्रल के केस में थे, वंस इन ए ईयर होती थी। स्टेट के केस में क्या हो रही है, आपकी ट्वाइस इन ए ईयर हो रही है। और वहाँ पे मेंबर 150 थे, यहाँ पे मेंबर्स को घटा के कितना कर दिया है, 10 कर दिया गया है। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा। चेयरमैन जो सेंट्रल के केस में मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से होता था, वहाँ स्टेट के केस में मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट से होगा, क्योंकि वहाँ सेंटर है और यहाँ स्टेट है। मीटिंग की यदि हम बात करें तो वहाँ पे एटलीस्ट वन इन ए ईयर मीटिंग होती थी। स्टेट के केस में एटलीस्ट ट्वाइस इन ए ईयर क्या होती है, मीटिंग होती है। साल में 2 बार क्या होती है, मीटिंग होती है। फिर हम बात करते हैं मेंबर्स की यदि हम बात करें तो सेंट्रल के अंदर जो मैक्सिमम मेंबर होते हैं 150 होते हैं। स्टेट के अंदर कितने होते हैं, 10 होते हैं। ये हमने सेंट्रल फोरम और स्टेट फोरम के बारे में पढ़ा। अब हम समझेंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या होती है। तो सबसे पहले हमें समझ लेना है कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के अंदर जो चेयरमैन होता है वो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता है, ठीक है ना। और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो क्या करता है, मीटिंग लेता है। जैसे स्टेट के अंदर आपने पढ़ा था ट्वाइस इन ए ईयर मीटिंग होती है, ऐसे यहाँ पे भी आपकी डिस्ट्रिक्ट के केस में ट्वाइस इन ए ईयर क्या होगी, मीटिंग होगी। और यहाँ पे आप ये देखें, आप सोच रहे होंगे कि पहले सेंट्रल के केस में 100 मेंबर थे, स्टेट के केस में 10 मेंबर थे, ऐसे डिस्ट्रिक्ट के केस में नंबर ऑफ मेंबर और डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखें कि मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड बाय जो नंबर होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, किसके केस में, डिस्ट्रिक्ट फोरम के केस में डिसाइड करती है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही समझाया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनको हमने समझा। कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, ठीक है ना। हर एक्ट की जो एप्लीकेबिलिटी होती है वो सेक्शन ए के अंदर हमने पढ़ी थी। एप्लीकेबिलिटी होल ऑफ द इंडिया है, ठीक है ना, आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। फिर हमने देखा था कि कंज्यूमर के प्रोटेक्शन एक्ट के जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लेके आए थे, वो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर इन इंडिया। और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या था आपका, टू एस्टेब्लिश कंज्यूमर रिड्रेसल मशीनरी कंज्यूमर फोरम, जो स्पीडली क्या करे, रिड्रेस करे
करे कंज्यूमर की ग्रेवियंस को, ठीक है ना। तो इस एक्ट के अंदर हमने जो मोस्टली चीज़ें कवर की हैं वो हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के इंट्रोडक्शंस के अंदर हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा, उसकी एप्लीकेबिलिटी कि उस कहाँ पे है, कब ये आपका एक्ट अप्लाई हुआ, ठीक है ना। और कंज्यूमर्स की आपको फोरम का विशेष ध्यान रखना है। कंज्यूमर की जो फोरम है, सेंट्रल कंज्यूमर फोरम जो है, स्टेट कंज्यूमर फोरम जो है और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम जो है, इस टेबुलर प्रेजेंटेशंस को आप ध्यान रखिएगा। इसको आप पैराग्राफ वाइज भी पेपर में डिटेल करके लिख सकते हो। यदि क्वेश्चन बड़ा आता है तो इसी टेबुलर फॉर्म को आप पैराग्राफ में भी लिख के आ सकते हो। 3 पैराग्राफ में, पहला पैराग्राफ सेंटर का, दूसरा स्टेट का और तीसरा डिस्ट्रिक्ट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।